नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीलिम्स पार यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने ज्योग्राफी में मॉर्फोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और अब हम आ गए हैं क्लाइमेटोलॉजी पर। इस क्लाइमेटोलॉजी को हमें बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ना है, ताकि हमारे स्टेट पीसीएस भी कवर हो जाए और हमारी यूपीएससी की तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। ठीक है ना? तो चलो, बिना टाइम बर्बाद करते हुए आज हमें क्लाइमेटोलॉजी का कुछ बेसिक जो शब्द हम सुनते हैं ना, उनको हम क्लियर कर लेते हैं कि उनको ज्योग्राफी के अंतर्गत हम किस तरीके से समझते हैं। चलिए, तो क्लाइमेटोलॉजी का आज हमें देखना है बेसिक। इस बेसिक में आप क्या समझेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक में हमें समझना क्या है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे अगर यदि आप क्लाइमेटोलॉजी बोलो तो जिसको हिंदी में हम कहेंगे जलवायु विज्ञान, है ना? लेकिन जलवायु तो एक बहुत वृहद वर्ड हो गया, बड़ा वर्ड हो गया। इसके अलावा आप एक छोटा वर्ड रोज़ यूज़ करते हैं। कौन-सा? मौसम, है ना? आप कौन-सा वर्ड यूज़ करते हैं हमेशा? आप देखेंगे मौसम। ये एक ऐसा वर्ड है, आप हर थोड़ी देर में वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, मौसम। यार मौसम, आज धूप निकली है, थोड़ी देर बाद मौसम चेंज हो गया, शाम हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद में हमने देखा कि यार मौसम तो इतना ख़राब लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मौसम ऐसी कुछ चीज़ है जो हर थोड़ी-थोड़ी देर में बदल जाती है ना? लेकिन जब हम इसको एक वृहद कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक बड़े लेवल पर देखते हैं, तो हम मोस्टली क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है? अमेरिका की जलवायु कैसी है? कैसी है का मतलब है कि उसमें कहीं न कहीं निरंतरता छुपी हुई है। आप समझ पा रहे हैं? अब मैंने वर्ड क्या यूज़ किया? भारत की जलवायु कैसी है? मतलब वो कई सालों से वैसी ही रही होगी, है ना? जिसकी चर्चा हमें करनी है। फिर अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी महाद्वीप हैं, जितने भी हमें वर्तमान में स्थल, महासागर जो भी दिखाई देता है, हम उसके लिए एक बड़े लेवल में, जो काफ़ी सालों से स्थिर अवस्था में है और काफ़ी लंबे समय के बाद में बदलता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं? जलवायु। जलवायु। आप समझ पा रहे हैं मैंने आपसे क्या बोला? ये मौसम और जो जलवायु है, ये कहीं न कहीं कुछ ड्यूरेशन को शो कर रहे हैं कि अगर यदि चेंजेस बहुत रैपिडली हों, बहुत जल्दी-जल्दी हों, तो हम उसे कह देंगे मौसम। और अगर यदि वही परिवर्तन काफ़ी लंबे समय के बाद हमें दिखाई दे, है ना? बाकी समय में वो क्या रहे? स्थिर अवस्था में रहे, तो उसे हम क्या वर्ड यूज़ करके बोलेंगे? क्लाइमेट या जलवायु। अब इन चीज़ों में अब ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब हमें ये देखना है कि मोस्टली चेंजेस में आता किस चीज़ में चेंजेस है? देखिए, अगर यदि मैं मौसम कहूँ या जलवायु कहूँ, मोस्टली इनमें परिवर्तन होता है तापमान में, टेम्परेचर में चेंजेस देखने मिलेगा हमें, ओके? फिर आप बात करेंगे आर्द्रता, आर्द्रता या इसे ही हम कह देते हैं ह्यूमिडिटी, है ना? ह्यूमिडिटी में चेंजेस। फिर इसके बाद में आप देखोगे वर्षण, है ना? मतलब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन में चेंजेस। इसके अलावा वायु दाब, इसमें वायु दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही चीज़ मैंने आपके सामने पॉइंट्स लिख दिए, तापमान, आर्द्रता, वर्षण या वायु दाब। अगर यदि किसी विशेष स्थान पर या किसी विशेष समय में तापमान, आर्द्रता, वर्षण और वायु दाब में परिवर्तन होता है, तो उसे हम मौसम कह देते हैं। और जब यही परिवर्तन कई लंबे समय के बाद होता है, जैसे कि लगभग माना गया है, लगभग अप्रॉक्सीमेट लगभग 35 वर्ष में चेंजेस किसी एरिया में, उसकी जलवायु में हो जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं? जलवायु में परिवर्तन। लेकिन वर्तमान की स्थिति इतनी खराब है कि जो मानवीय गतिविधियाँ मानवीय गतिविधियाँ या ह्यूमन एक्टिविटी, इन ह्यूमन एक्टिविटी के चलते ये जो 35 वर्ष था, ये अब घट रहा है। जैसे कि जो चेंजेस 35 वर्ष में देखने चाहिए थे सामान्य रूप से, कि भाई टेंडेंसी है कि कहीं का तापमान, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो था,
वो लगभग 35 वर्ष के बाद में ऐसा कुछ चेंजेस आते हैं कि कहीं पे उसमें कमी ज़्यादा दिखाई देने लगती है, नॉर्मली, है ना? नेचुरली। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी कुछ इस तरीके से हुई है कि ये चेंजेस 35 की जगह कहीं पर 30 वर्ष में ही दिखाई देने लगे हैं, कहीं 25 वर्ष में, कहीं-कहीं तो स्थिति इतनी खराब है कि ये चेंजेस 15 वर्ष में ही हमें वहाँ दिखाई देने लगते हैं। आ रहा है आपको समझ में? कितना सिंपल है। जैसे कि आजकल गाने भी जो बनते हैं, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। अब आप समझिए, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। क्यों कह रहा है वो मौसम की तरह? क्योंकि मौसम हर पल थोड़ा-थोड़ा चेंज हो जाता है। कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं वर्षा हो रही है, कहीं धूप निकली है, कहीं पर आपको देखने मिलेगा कि शाम है ना? हर थोड़ी-थोड़ी देर में चेंज हो जाता है। तो वही सेम आपको गाने में भी दिखाई देने मिलता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा, जलवायु की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे, है ना? मैं उम्मीद करता हूँ आपने कहीं ये तो नहीं सुना होगा कि क्लाइमेट की तरह कहीं आप बदल तो ना जाओगे। नहीं सुना होगा, हमेशा आपको मौसम से रिलेटेड ही चेंजेस जब भी बदलने की बात आएगी, तो वो मौसम की ही बात होगी क्योंकि मौसम बहुत क्षणिक होता है। तुरंत में पानी गिरने लगेगा, फिर थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि अब धूप निकल गई है। हम बोलेंगे मौसम बहुत बेईमान है, आज मौसम बड़ा बेईमान है ना? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मौसम या हम जिसे कह सकते हैं मौसम और क्लाइमेट इन दोनों में जो बीच का इसका डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी कम समय के लिए होता है मतलब क्षणिक होता है। अगर यदि मैं एक लिस्ट बना दूँ, तो उसे देख लीजिएगा आप, है ना? 1 सेकंड, मैं आपको लिस्ट ताकि आपके दिमाग में चीज़ें देखिए, इसका जो जो क्षेत्र विस्तार वो काफ़ी सीमित होता है, कम होता है। जैसे नहीं आप एक ही एरिया में रहेंगे, एक ही जगह रहेंगे या एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जबलपुर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो किसी जबलपुर के किसी एक एरिया में हम देखेंगे कि बारिश हो रही है और कहीं पे बारिश नहीं हो रही, तो इसका क्या हुआ मौसम अलग-अलग है। तो क्षेत्र विस्तार इसका कम है, जबकि इसका जो क्षेत्र विस्तार होता है, वृहद क्षेत्र विस्तार, ओके? साथ ही साथ इसमें जो परिवर्तन है वो अत्यंत अल्पकालिक है, अल्पकालिक है और इसमें परिवर्तन दीर्घकालिक होता है। साथ ही साथ अगर यदि आप देखोगे इसमें जो परिवर्तन है वो दैनिक आधार पर भी देखने मिल जाता है ना? डेली बेसिस पर और इसमें जो परिवर्तन है मैंने आपको बताया ना सामान्यतः लगभग 35 ईयर्स में। लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी के चलते ये परिवर्तन क्या हो रहा है? अब बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी हमें दिखाई देने लगा है। ठीक है? इसके अलावा अगर यदि मैं आपसे बात कहूँ, वही अब इसी से आप जोड़कर बना सकते हैं बहुत सारी। अगर यदि क्षेत्र विस्तार कम है तो इसका प्रभाव भी कम होगा और इसका क्षेत्र विस्तार ज़्यादा है तो इसका प्रभाव भी ज़्यादा होगा। और इसी प्रकार से आप इन्हीं पॉइंट से फर्दर नेक्स्ट पॉइंट भी बना सकते हैं। लेकिन जो बेसिक बेसिक जो चीज़ थी वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर है? चलें आगे। अब हमें चूँकि हमें पढ़ना क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। ओके? क्या पढ़ना है? क्लाइमेटोलॉजी मतलब कि एक प्रकार से जलवायु का अध्ययन करना है। हमें मोस्टली किसका अध्ययन करना है? जलवायु का अध्ययन करना, बृहद लेवल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। इसीलिए अब हम इसके आगे की जो भी बातें हैं, बेसिक डिफरेंस तो समझ लिया कि हम जलवायु किसे कहते हैं और मौसम किसे कहते हैं। जैसे ही जलवायु वर्ड सुनेंगे, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वहाँ पर ये जो मेन चीज़ें हैं, तापमान, आर्द्रता, वर्षण, वायुदाब इत्यादि, इनमें परिवर्तन काफ़ी लंबे समय के बाद होता है। क्लियर है? ओके, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भाई जलवायु है ना? अब हमें ये परिवर्तन के हमने घटक तो देख लिए थे, ये मोस्टली फैक्टर्स थे। अगर यदि मैं इसकी बात करूँ, ये क्या हो जाएँगे हमारे हो जाएँगे फैक्टर्स कि इनमें चेंजेस होता है। अब इनमें चेंजेस किस-किस कारण से हमें देखने को मिलता है? क्लियर है? चलिए वो देख लेते हैं हम। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग
क्लाइमेट। ओके, चलिए, तो उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए। हम समझने के स्तर पर उसको समझ लेंगे तो वैसे भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर यदि आप लिख नहीं रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपको बाद में बहुत काम आने वाला है। ठीक है? तो सबसे पहले हम इनमें देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे फैक्टर कौन-कौन से ऐसे कारक हैं, है ना? जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्या फैक्टर्स लिख दिया था ना, घटक हैं। ना, ये घटक थे जिनके परिवर्तन होता है और ये फैक्टर्स हैं। चलिए कोई नहीं, फैक्टर्स देखिए, सबसे पहले तो अक्षांश या जिसे हम लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड में परिवर्तन के चलते भी हमें जलवायु परिवर्तित देखने मिलती है। इसके अलावा ऊंचाई, हाइट, इसके अलावा डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मेरीन स्ट्रीम्स, विंड, पवन किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती है, पर्वतों की स्थिति, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स भी जलवायु को प्रभावित करता है दोस्तों। इसके अलावा ढाल की दिशा या जिसे हम कह सकते हैं ग्रेडियंट डायरेक्शन। तो अब हम थोड़ा इनको देखिए, हमारे पूरे चैप्टर्स में, क्लाइमेटोलॉजी के पूरे चैप्टर्स में ना, हर जगह आपको अक्षांश की बात होगी या लैटिट्यूड की बात होगी, ऊंचाई की भी बात होगी, समुद्र, ये सारी बातें हमें पूरे चैप्टर्स में देखने मिलेंगी। और जो मैं आज आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, यही चीजें बार बार अप्लाई होंगी। इसलिए अगर यदि आपने यहाँ अच्छे से समझ लिया तो आने वाली क्लासेस में आपको बहुत ईजी हो जाएगी चीजें। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले आप देखिए, हम देखते हैं क्या, अक्षांश। अगर यदि मैं आपसे लैटिट्यूड की बात करूं तो वो क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा ये 0 डिग्री। ओके, फिर इस तरीके से यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ये, और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, और ये हमारी काल्पनिक रेखा है, लगभग 23.5 डिग्री की बना दीजिए आप इसको। ठीक है ना? इस तरीके से ये आपका अक्षांश का डायग्राम बनता है, जिनको बिल्कुल हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। कई बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो, मुझे पता है ना? तो अच्छी बात है आपको बताओ, लेकिन जिनने पहली बार वर्ड सुना हो लैटिट्यूड, है ना, या जिनको दिमाग में लैटिट्यूड तो सुना है लेकिन उनके दिमाग में इस तरीके से इमेज आ रही हो, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए ये सब जरूरी है। चलिए कोई नहीं। तो जो प्रभाव है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में, जो अक्षांश है, तो अक्षांश जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश में जाते हैं, हाई लैटिट्यूड में जाते हैं, जैसे कि अगर यदि ये मैं कहूँ 0 है, तो 0 से 1, उससे बड़ा 2, 3, तो एक प्रकार से अगर यदि मैं ऊपर और इसी तरीके से नीचे, है ना, इस तरीके से। ओके, तो जब ये ऊपर और नीचे, ये ऊपर नीचे नहीं होता है, बस डिग्री का फर्क है। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 से ऊपर की ओर जा रहे हैं उच्च अक्षांश की ओर, तो भी 1 2 3 है, और नीचे की ओर, नीचे दक्षिणी गोलार्ध में जा रहे हैं तो भी 1 2 3 से चलता है वो। ओके, तो जो उच्च अक्षांश होता है, ये जो उच्च अक्षांश है यहाँ पर, जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो उसमें हमें क्या चीजें देखने मिलती है, हमें ये देखने मिलता है कि यहाँ पर जो सूर्य है ना, जो सूर्य की ये जो वेव्स हैं, ये तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तिरछी किरणें पड़ने लगती हैं। ओके, ये सारी चीजें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं उनको जानना है। जो सूर्य होता है हमारा, मोस्टली ये जो 23.5 डिग्री का ये जो मैंने आपको बताया ना, इसके बीच में ही ऊपर नीचे ये क्या आभासी रूप से, काल्पनिक रूप से ऊपर नीचे होता है, क्योंकि रोटेट हो रही है हमारी अर्थ। ठीक है ना, इस कारण से तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो मोस्टली रीजन क्या होगा कि यहाँ पर इसकी, और खासकर 0 डिग्री पर इसकी सीधी किरणें पड़ती होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये उच्च अक्षांश की ओर जाता है तो जो सूर्य का तप है, जो सन का जो ताप है, सन टेम्परेचर है, वो उच्च अक्षांश पर कम पड़ता है, जिसके चलते यहाँ पर कौन सी जलवायु का विकास होने लगेगा, ठंडी जलवायु का। क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कम प्राप्त होता है। इसीलिए हम देखेंगे कि जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, ये बिल्कुल ठंडे क्षेत्र हैं। आया समझ में आपको, ये ठंडे क्षेत्र क्यों हैं? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो उस क्षेत्र पर अपेक्षाकृत कैसा है,
कम पहुंचता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए लेटीट्यूड से। ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अक्षांश, देशांतर, है ना? फिर इसके बाद में आप हाइट, समुद्र से दूरी, ये सारे अलग-अलग टॉपिक्स हैं, वहाँ बहुत डिटेल में जाएँगे हम और बहुत डीपली पढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्या? इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट क्या हमारा हाइट। ओके, देखिए, ये जो हमारी हाइट है, जैसे-जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर जाएँगे ना, ये जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में जैसे-जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं, तो एक आंकड़ा है, एक डाटा है, लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर की दर से कमी आती है तापमान में। दर से दर से कमी आती है, इसमें तापमान में। आए समझ में? आपको समझ में आ गया जैसे-जैसे कि हम ऊपर की ओर जाएँगे, तो तापमान में कमी आते जाती है। ओके? चलिए, तो हाइट जैसे-जैसे ज़्यादा बढ़ते जाएगी, तो तापमान में कमी हमें देखने मिल जाती है। ओके? इसलिए आप देखेंगे कि कई ऐसी पर्वतीय पेटियाँ होती हैं ना, जैसे ये पर्वतीय पेटी है, ये इस तरीके से, कई बहुत ऊँची है, तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन जगह पर हमको चेंजेस हाइट के अकॉर्डिंग देखने मिल जाते हैं। चलिए, इसके बाद ये सब मैं छोटा-छोटा सा आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा आप देखेंगे थर्ड पॉइंट कौन-सा था हमारा? चलो जो भी था, हम देख लेते हैं, समुद्र से दूरी, ओके? समुद्र से दूरी या डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखिए, क्या होता है, ये इस तरीके से अगर यदि मैं आपको डायग्राम समझने के लिए डायग्राम है ये। क्या है कि ये जो जल होता है, जल बहुत धीरे-धीरे गर्म होता है। जब वो बहुत धीरे-धीरे गर्म होता है, तो धीरे-धीरे ठंडा भी होता है। ये इसकी टेंडेंसी है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो। जो वाटर होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो धीरे-धीरे गर्म होता है, स्लोली-स्लोली हॉट होता है और स्लोली-स्लोली ही वो क्या होता है कोल्ड होता है। किसकी अपेक्षा? इस स्थलीय लैंड की अपेक्षा, ठीक है? ये वाटर बॉडी है, ये हमारा लैंड है। तो जैसे-जैसे जो मोस्टली आपने देखा होगा अधिक से कम की ओर होती है ना चीज़ें, तो बस वही चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है ये जो सागर होता है ना, जब दिन है तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जल्दी गर्म हो गया। जो लैंड है, ठोस सतह है वो जल्दी गर्म हो गई। किसकी अपेक्षा? वाटर की अपेक्षा। तो यहाँ पर रीज़न कैसा रहा होगा सुबह? सुबह कैसा रहा होगा? ठंडा रहा होगा। तो जो ठंडा है मतलब कि यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, ठीक है? और यहाँ पर क्या हो गया? लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर गर्म था। तो पवनें स्थल से समुद्र की ओर, कहाँ? स्थल से समुद्र की ओर। क्या होगा बताओ? अब बताओ, सोच के देखो, हाई से लो की ओर जाएगी ना? ओके? ये आपकी इस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, जो वाटर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चीज़ें आपकी जाती हैं। क्लियर है? उसी प्रकार अब अगर यदि यहाँ पर ये चीज़ रात को, ये तो दिन था, रात में ये वाला रीज़न हो गया, कैसा? ये जल्दी गर्म होता था तो ये जल्दी ठंडा भी हो गया और उसकी अपेक्षा ये रीज़न कैसा है? ये गर्म बना हुआ है। ये तो हो जाएगा अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ज़्यादा ठंडा और ये अपेक्षाकृत क्या रहेगा? गर्म। तो पवनें कैसी जाएँगी? ठंडे से यहाँ गर्म की ओर। तो इन्हीं को अलग-अलग नाम दे दिया जाता है। जैसे कि ये जल से जा रहा है, ये हो गया जल समीर, चूँकि ये स्थल से जा रहा है, तो ये हो गया थल समीर। क्लियर है? और साथ ही साथ क्या होगा? जैसे-जैसे आप ना इन जो वाटर बॉडीज़ है इससे दूरी बनाते जाओगे ना, दूर होते जाओगे ना, तो होता क्या है देखिए, जैसे यहाँ पे किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, तो ये जो समुद्री हवाएँ होती हैं ना, ये यहाँ आकर इसको चेंजेस कर देती हैं, इस तरीके से, है ना? इस तरीके से चेंजेस कर देती है क्योंकि
उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन जैसे-जैसे आप दूरी बना लोगे, जैसे कि अगर यदि ये स्थान हो गया हमारा मुंबई, ठीक है ना? जो कि समुद्र से सटा एरिया है और उसकी अपेक्षा आप वहाँ कानपुर-वानपुर चले जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, है ना? कानपुर में अगर यदि आप देखोगे, तो ये जो इसका प्रभाव है, इसका वाटर बॉडीज़ का, ये यहाँ पर कम पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। तो हमने कौन-कौन सी चीज़ें देख ली? आपकी लैटीट्यूड देख लिया, हाइट देख ली, डिस्टेंस फ्रॉम द सी देख लिया है। इसके अलावा आपने मरीन स्ट्रीम देखना अब हमें, है ना? देखिए, मरीन स्ट्रीम सिंपल सा है, सिंपल। देखिए, क्या है? भई कुछ जो समुद्री जलधाराएँ हैं, वो ठंडी होती हैं, कुछ गर्म होती हैं। अब वो हम रीज़न बाद में जानेंगे कि कौन-सी वाली ठंडी होती है और वो ठंडी ही क्यों है, गर्म क्यों नहीं है। तो वो सारी की सारी जो बातें हैं और जिसके कारण हैं, वो हमें बाद में डिटेल से देखना है। अभी बस हम इतना जान रहे हैं कि किस तरीके से कौन-कौन से जो कारक हैं, वो किसी एरिया को प्रभावित कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कोई-सा इस तरीके से रीज़न बना हुआ है, ठीक है? और ये यहाँ पर वाटर बॉडी है, ठीक है? ठीक है, बड़ी वाटर बॉडी है ये, यहाँ पे जलधाराएँ चल रही हैं। अगर यदि ये जो जलधारा है, ये ठंडी है, ये जलधारा कैसी है? ठंडी है या कोल्ड है, ओके? तो जब ये कोल्ड है मतलब इसके आस-पास का जो एरिया है, इसके ऊपर का इसने ठंडा बना के रखा है। तो जब ये किसी कोस्टल रीजन पर टकराएगी, तो क्या लगता है आपको? अगर वो ठंडी है, उसका नेचर ही ठंडा है, तो वो आस-पास के एरिया को क्या दे सकती है? ठंडापन ही दे सकती है, कॉमन सी बात है। और इसी की जगह अगर यदि ये जो जलधारा है, ये हो गई गर्म, है ना? क्या हो गई? आपकी गर्म हो गई, हॉट हो गई, तो ये अपने रीजन को क्या दे देंगी? वहाँ पे गर्माहट पैदा कर देंगी। आप एग्ज़ाम्पल देखते हो, यूरोप के कुछ रीजन पर जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, वो वहाँ पर भी क्या करती है? गर्माहट बनाए रखती है, जिससे वहाँ पर उनके जो बंदरगाह हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं, साथ ही साथ 12 महीने खुले रहते हैं, ठीक है? उसका रीज़न हमें इससे देखने मिल जाता है। तो हो गई मरीन स्ट्रीम की किस तरीके से जलधाराएँ किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित कर सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पवनें, पवनें तो पता ही है कि जो ऊष्मा का स्थानांतरण करने की सबसे अच्छी जो मीडियम कहेंगे, वो हम किसे कह सकते हैं? विंड को कह सकते हैं। किसे कह सकते हैं? विंड। ये जो पवनें होती हैं, देखिए ये इस तरीके से बना हुआ है रीज़न, है ना? ये 0 डिग्री है, ये इस तरीके से 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है इस रीज़न पर। अगर यदि यहाँ पे सूर्य तप ज़्यादा प्राप्त होता है, तो यहाँ पर तापमान भी ज़्यादा होगा। तो तापमान ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हमेशा तापमान बहुत ज़्यादा बना रहना चाहिए। लेकिन पवनें ऐसा नहीं होने देती। पवनें क्या करती हैं, इस तापमान को शिफ्ट कर देती हैं, है ना? इधर से इधर, इधर से इधर, इस तरीके से ये पवनें जो होती हैं, विंड्स होती हैं, ये ऊष्मा का स्थानांतरण करने में सबसे अच्छा योगदान देती हैं। अगर यदि मैं आपको इसी चीज़ का एग्ज़ाम्पल दूँ कि जो ग्रीष्म काल में साथ ही साथ जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी पवनें आप देखते हैं, जानते हैं हमारे भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी पवनों के द्वारा ही होती है, एक प्रकार की स्थानीय पवनें हैं। तो स्थानीय पवनें भी हमें ये जो ऊष्मा का स्थानांतरण है, उसके चलते जो प्रभाव है, वो पैदा करती हैं। ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हमें डिटेल में देखनी है ना? ये मैं आपको भी लग रहा होगा कि बहुत सतही स्तर पर और निचले स्तर पर आप बता रहे हैं सर ज़रा-ज़रा सा। इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखना, पूरा क्लाइमेटोलॉजी चलेगा। उसमें से एक बहुत छोटा-सा आप बस जानकारी प्राप्त करें कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, इसमें जो हमें देखनी है, ठीक है? विंड हो गई, विंड के अलावा आपकी पर्वतों की स्थिति, देखिए भैया, पर्वतों की स्थिति वही सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आ जाता है, कौन-सा? ये पर्वत है ना? पर्वतों की स्थिति क्या करती हैं? कहीं न कहीं अवरोध का भी कारण बनती हैं। जैसे कि अगर यदि पर्वतों की स्थिति, हिमालय पर्वत की स्थिति भारत के उत्तर पे ना होती, तो ये जो साइबेरियन की जो ठंडी हवाएँ हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती। लेकिन पर्वतों की स्थिति के चलते हमारे जो उत्तर भारत का
जो मौसम है या जलवायु काफ़ी समय से स्थिर है वैसा ही है, ये नहीं बना रहता, पूरी तरीके से जम जाता। वहाँ पे रहने, खाने-पीने की भी समस्या होती, किसी तरीके से वहाँ पे जो हैबिटेट बने हुए हैं, वो भी ना बन पाते। तो कहीं न कहीं जो पर्वतों की स्थिति है, वो भी जलवायु को प्रभावित करती है। सोच के देखो ना, अगर यदि यहाँ पे हिमालय नहीं होता और निरंतर साइबेरियन से जो गर्म हवाएँ हैं, वो चली आ रही होती, तो एक जलवायु बन जाती ना, ठंडी जलवायु बन जाती पूरी तरीके से। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया पर्वतों की स्थिति। फिर इसके बाद में हम देखेंगे पर्वतों की ढाल। पर्वतों की क्या? ढाल। अगर यदि पर्वतों की ढाल की बात की जाए, तो ये उत्तरी ढाल, दक्षिणी ढाल, इस तरीके से आप देख सकते हो। नॉर्थ ग्रेडियंट और साउथ ग्रेडियंट। ये कोई अगर यदि मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ तो ही आपको समझ में आएगा, है ना? इस तरीके से ये उत्तरी ढाल हो जाएगी, ये दक्षिणी ढाल हो जाएगी। सिंपल सी बात होती है, अगर यदि आप ऐसे देखिए, देखिए, अगर यदि इसकी इस ढाल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये वाला तो छुप गया ना ये एरिया, शेडेड एरिया हो गया ये, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है। अगर यदि पर्वतों की जिस ढाल पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होगा, मतलब वहाँ पर तापमान बढ़ रहा होगा, जिसके चलते वहाँ पर पवनें गर्म होंगी और इस तरीके से ऊपर उठकर बादलों का निर्माण करेंगी और वर्षा करेंगी, ठीक है? इसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में? पवनाभिमुख। और ये हिस्सा जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पड़ रहा है, मतलब कि डायरेक्ट नहीं इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, तो वहाँ पर ये जो क्रियाएँ हुई हैं, एक्टिविटी हुई है, पवनों का ऊपर उठना, संवहन धाराओं के रूप में और बादलों का निर्माण और वर्षा, तो वो नहीं होगा। ये हो जाएगा कौन सा एरिया? पवनाविमुख। कौन-सा? पवनाविमुख। विमुख हो गया है वो हिस्सा। सिंपल सा है, जहाँ-जहाँ जहाँ-जहाँ पर्वतों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा होगा सूर्य का, सन का, वहाँ पर हमको उसके अकॉर्डिंग प्रभाव देखने मिल जाते हैं। तो लगभग ये सारी चीज़ें हमारी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसी से रिलेटेड बने हुए हैं, तो आप जाकर उनको लगाइए, है ना? मैं भी यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा कि इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं या बन सकते हैं, वो हम देख लें, ताकि हमने जो पढ़ा है, वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देख लेंगे। अगर वीडियो ना समझ में आई हो, तो एक बार और आप देख सकते हैं। अब तो आपके पास फैसिलिटी है, जितनी बार चाहे, जैसा चाहे आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है? छोटी-सी वीडियो है, इसको आप ज़रूर से देखें और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर से शेयर करें और अगर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।